The uterus is normally placed in anteverted and anti-flexed position. पहले तो यूट्रस की पोजीशन कैसी होती है? So what is called anteverted and what is called anti-flexed position? So this is a bladder. ठीक है? This is vagina and this is uterus. तो when uterus fall on this bladder part, नॉर्मली ऐसे थोड़ा टिल्ट रहता है, तो उसको बोलते हैं एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स्ड पोजिशन. तो अगर आपने किसी गायनिक की नोट्स देखी होगी तो उसमें लिखा होता है यूट्रस एवी. एवी मीन्स एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स्ड यूट्रस. अगर आप सोनोग्राफी देखते हो तो उसमें भी वो लोग लिखते हैं एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स्ड यूट्रस. सो उसके लिए आपको ये पोजीशन नॉर्मली इसकी होती है. 90% यूट्रस की पोजीशन ऐसी होती है. 10% में यूट्रस पोजीशन मे बी रिट्रोवर्टेड, यानी ऐसे घूर गिरा हुआ होता है. सो दिस इज कॉल्ड रिट्रोवर्टेड यूट्रस. यहां पे ब्लेडर होगा, ठीक है, और ये यूट्रस है. तो अगर वो रेक्टम के तरफ, पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है तो इट इज कॉल्ड रिट्रोवर्टेड. नॉर्मली 10% केसेस में रिट्रोवर्टेड यूट्रस होता है और 90% में इट इज एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स्ड यूट्रस होता है. द सर्विक्स इज पियर्स इन द एंटीरियर वजाइनल वॉल. क्या कैसे होता है? ये जो यूट्रस का पोर्शन है, ये यूट्रस है, ठीक है. तो उसका जो सर्विक्स है, मैंने सिखाया था कि ऊपर को बॉडी बोलते हैं और नीचे को सर्विक्स बोलते हैं. तो सर्वाइकल पोर्शन पियर्स इन द वजाइनल वॉल ऑलमोस्ट एट अ राइट एंगल ऑफ द एक्सिस, लाइक 90 डिग्री जैसा होता है वजाइना की एक्सिस और यूट्रस की एक्सिस. अब ये यूट्रस सिर्फ यहां तक, आप देखो यहां ऐसे इस लेवल तक ऐसे वजाइना में फिट है, पर ऊपर का पूरा जो पोर्शन, ये वाला बॉडी का पोर्शन है, दैट इज फ्रीली मूवेबल है. वो आगे पीछे साइड टू साइड मूव कर सकता है. सो वो मूवेबल तो है, बट एवरी ऑर्गन इन द बॉडी आर सपोर्टेड. नहीं होगा तो वो अलग पड़ जाएगा. सो यूट्रस को अगर गॉड ने एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड पोजीशन दिया है तो उसकी सपोर्टिव सिस्टम है और उस सपोर्ट के साथ वो बॉडी में ऐसे खड़ा रहेगा. वरना क्या होगा, हम पोजीशन चेंज करेंगे तो यूट्रस की भी पोजीशन चेंज करेगी. वो ऐसे पीछे मुड़ जाएगा, आगे मुड़ जाएगा, रेक्टम पे आएगा, ब्लेडर पे आएगा, बिकॉज इट लाइज बिटवीन द रेक्टम एंड ब्लेडर. बट ऐसा नेचुरली नहीं होता है, बिकॉज द यूट्रस इज हेल्ड इन द पोजिशन बाय 3 टायर सिस्टम, अपर, मिडल एंड लोअर. 3 जगह से वो बंधा हुआ है. अगर ये जो सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होता है तो यूट्रस अपनी जगह से नीचे खिसकेगा. उसको बोलते हैं प्रोलेप्स. अंडरस्टूड? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोलेप्स? तो अपर टायर, मिडल टायर एंड लोअर टायर. अभी दिस इज ब्लैडर, this is rectum.
This is vagina. Or this is uterus. ठीक है, अभी वो 3 जगह से बंधा हुआ है, अपर, मिडल एंड लोअर. तो अपर टायर में वो एंडोपेल्विक फेशिया यानी उस सबका कवरिंग. तो ऐसा एक पूरा कवरिंग जहाँ पे पेरिटोनियम भी बोलते हैं, तो ऐसे जहाँ पे कवर है, तो एक तो ये एंडोपेल्विक फेशिया से सपोर्टेड है. दूसरा है राउंड लिगामेंट. तो यूट्रस में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ पे ओवरी होगी और यहाँ पे ऐसा राउंड लिगामेंट होगा. तो राउंड लिगामेंट और यहाँ पे पूरा ऐसे एक फेशिया होता है, उसको ब्रॉड लिगामेंट बोलते हैं. तो अपर लेवल पे दे आर कवर्ड बाय एंडोपेल्विक फेशिया, राउंड लिगामेंट एंड ब्रॉड लिगामेंट. मिडल टायर पे वो आगे की जगह, फिर मिडल टायर में हमने अपर टायर की बात की, एंडोपेल्विक फेशिया, राउंड लिगामेंट एंड ब्रॉड लिगामेंट. अभी मिडल में वो चारों तरफ घेरा हुआ है. सपोज आगे तो ब्लेडर और यूट्रस के बीच में एक लिगामेंट है, उसको बोलते हैं प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट. साइड में सपोज ये यूट्रस है, तो आगे ब्लेडर के साथ जो लिगामेंट है उसको बोलते हैं प्यूबो सर्वाइकल. पीछे रेक्टस के पीछे है, साथ वो जुड़ा हुआ है बाय यूट्रोसैक्रल. कल आपको याद होगा तो एंडोमेट्रियोसिस में मैंने बताया था, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट इज द कॉमनेस्ट साइट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस. और तीसरा है कार्डिनल, ऐसे पंख जैसा, ऐसे साइड में ऐसे. सो दिस इज कॉल्ड कार्डिनल लिगामेंट और ट्रांसवर्स लिगामेंट. सो मिडल में 3 लिगामेंट, आगे की जगह प्यूबो सर्वाइकल, पीछे की जगह यूट्रोसर्वसैक्रल और साइड में आएगा कार्डिनल लिगामेंट. और नीचे इंफीरियर लोअर में पूरी जो वजाइना है उसके पेल्विक फ्लोर मसल्स है, उससे सपोर्टेड है. तो दिस वे, बाय दिस 3 टायर सिस्टम, यूट्रस इज रिमेन हेल्ड इन द पोजिशन. अपर में एंडोपेल्विक फेशिया, राउंड लिगामेंट एंड ब्रॉड लिगामेंट. मिडल में 3 लिगामेंट्स, एंटीरियरली प्यूबोसैक्रल, पीछे यूट्रोसैक्रल, साइड में ट्रांसवर्स लिगामेंट. और इंफीरियर टायर में आएगा पेल्विक फ्लोर मसल्स. अगर यहाँ पे किसी को भी प्रॉब्लम होता है, उसका सपोर्ट लूज होता है, देन प्रोलेप्स विल गोइंग टू हैपन. अभी सेम क्लिनिकल फैक्टर्स. तो ऐसा क्या हो जाता है कि प्रोलेप्स होता है? तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में ट्रॉमा ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी. नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में इफ इट इज डन विदाउट सपोर्ट, विदाउट एक्सपर्ट अटेंडेंस के बिना डिलीवरी होती है, तो डिलीवर तो हो जाएगा बेबी, बट जो अंदर के सपोर्ट है उसको आपने डिलीवरी के टाइम पे अच्छी तरीके से सपोर्ट नहीं किया है, तो दे विल गोइंग टू लूज देयर इंटीग्रिटी. So it leads to the prolapse. So trauma of vaginal delivery causing injury and tear or break into ligaments, endopelvic fascia, levator ani means perineal pelvic floor muscles, or
नर्व सप्लाई जो करती है पुडेंडल नर्व सबके लिगामेंट्स और मसल में, उसको भी डैमेज हो सकता है इफ डिलीवरी नॉट अटेंडेड बाय एनी सीनियर पर्सन और स्किल्ड पर्सन। अब क्या होता है कि डिलीवरी के टाइम पे अनअटेंडेड डिलीवरी हो गई, सब अच्छा हो गया, पेशेंट घर चला गया, तो तब उसको पता नहीं चलेगा। बट लेटर इन द लाइफ व्हेन एग्रावेटिंग फैक्टर अकर्स इट लीड्स टू द प्रोलैप्स। बिकॉज डिलीवरी के टाइम पे उसके लिगामेंट्स टेयर और ब्रेक या लूज हो गए हैं, तो वो एकदम से इफेक्ट नहीं दिखाएगा, बट ग्रेजुअली इफ शी इज डूइंग वेट लिफ्टिंग, कुछ भी वजन उठाने का काम करते हैं, प्लफिंग करते हैं, फार्मिंग का काम करते हैं, स्क्वैट पोजीशन में ज़्यादा बैठने को आता है, उसको कुछ क्रोनिक कफ के प्रॉब्लम होता है, एडवांस एज पोस्ट मेनोपोजल एज में एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी ऑल्सो वीकन्स द मसल। सो पोस्ट मेनोपोजल की वजह से ऑक्यूपेशनल वेट लिफ्टिंग होता है, ओबेसिटी होता है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो मसल डैमेज हुए हैं वो फिर से लूज हो गए। सो दिस ऑल aggravating factor converts loosening muscle into the prolapse. So अभी आपके पास कोई पेशेंट आता है, आप एग्जामिन करते हो या नहीं करते हो, तो भी आपको पता चल सकता है कि वो कौन सी डिग्री का प्रोलैप्स है, बाय जस्ट रिमेंबरिंग दिस थिंग्स। दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ क्लिनिकल नॉलेज। मैं बोलती हूँ, अगर आप पेशेंट को एग्जामिन करते हो या नहीं करते हो, इफ यू रिमेंबर दिस स्लाइड यू कैन अज्यूम बाय जस्ट आस्किंग द हिस्ट्री। गॉट इट? अभी हाइमेन पहले तो पता होना चाहिए। जो एक्सटर्नल जेनाइटल्स में जो वेस्टिब्यूल का पोर्शन, इसको यहाँ पे हाइमेन बोलते हैं, ऐसा। तो उसको हम बाउंड्री मानेंगे। तो पहले क्लिनिकली पहले ये समझ लीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि आप हिस्ट्री से कैसे रूल आउट करोगे। तो फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स किसे बोलते हैं? यूट्रस डिसेंट होता है बट इट रिमेन्स 1 सेंटीमीटर और मोर अबोव द हाइमेन। सेकंड में अप टू 1 सेंटीमीटर बिलो द हाइमेन। थर्ड इज 1 सेंटीमीटर बियॉन्ड द hymen. And fourth is complete eversion of vagina. ऐसे डिग्री होती है। अभी आप एग्जामिन नहीं करते हो और बैठे बैठे आपको जानना है कि पेशेंट क्या बोल रहा है, तो हाउ विल यू इंटरप्रेट इट? तो पेशेंट आके बोलेगा कि सर मेरी जब डिलीवरी हुई है, सर या मैडम मेरी जब से डिलीवरी हुई है तब से नीचे कुछ खिसका हुआ हो ऐसा मुझे लगता है। उसको पेशेंट को ड्रैगिंग पेन होगा, नॉर्मल जगह से कुछ खिसक गया है, या फिर एग्रावेटिंग फैक्टर की वजह से वो बोलेगा कि अंदर से कुछ बाहर आया हो ऐसा लगता है पर मुझे बाहर दिखता नहीं है। दैट इज फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स। मुझे लगता है पर दिखता नहीं है, दैट इज फर्स्ट डिग्री। व्हाट इज सेकंड डिग्री प्रोलैप्स? सर ऐसे नहीं निकलता है पर जब मैं खांसी खाती हूँ या टॉयलेट जाती हूँ या कुछ प्रेशर करती हूँ तो वो बाहर निकलता है, ऐसा फुग्गे जैसा कुछ बाहर निकलता है।
दैट इज सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स। थर्ड डिग्री वो बाहर ही रहता है, पर जब भी मुझे यूरिन पास करना होता है तो उसको मैं जब दबाती हूँ तभी मैं यूरिन पास कर सकती हूँ। दैट इज थर्ड डिग्री प्रोलैप्स। और फोर्थ डिग्री में तो पूरा पूरा का पूरा वजाइना से लेके पूरी वजाइना यूट्रस के साथ बाहर आ गई होगी। दैट इज कॉल्ड कंप्लीट इवर्जन ऑफ वजाइना। सो इस तरीके से you can, by just asking the history, can assume the degree of prolapse. ठीक है। सिम्टम्स कैसे पेशेंट प्रेजेंट होगा? फीलिंग समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम वजाइना, बैकएक और ड्रैगिंग पेन, डिस्पारुनिया। मैंने बोला ना कि समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना होगा, पेशेंट को बैकएक और ड्रैगिंग यानी कुछ खींच रहा हो ऐसा पेन होता है, एंड डिस्पारुनिया मीन्स पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। Uterine prolapse sometimes associated with cystocele and rectocele also. What is cystocele? यूट्रस का जो प्रोलेप्स होता है उसको हम बोलते हैं यूट्राइन प्रोलेप्स। अपनी जगह से खिसक जाना, दैट इज कॉल्ड प्रोलेप्स। अगर ऐसे ही कई बार सपोज एंटीरियरली प्यूबोसर्वाइकल लिगामेंट में डिफेक्ट हुई तो यूट्रस के साथ ब्लेडर भी नीचे खिसकेगी, बिकॉज ब्लेडर और यूट्रस के बीच का सपोर्ट है उसमें टेयर हुआ है या वीक हो गया है, तो ब्लेडर ऑल्सो विल डिसेंड डाउन। सो ब्लेडर डिसेंड होती है तो उसको बोलते हैं सिस्टोसिल। नॉर्मल जगह से ब्लेडर का खिसकना, दैट इज कॉल्ड सिस्टोसिल। अगर पीछे का सपोर्ट यूट्रस के पीछे, यूट्रस और रेक्टम के बीच में मैंने बोला यूट्रोसेक्रल लिगामेंट होता है, अगर वहां पे टेयर हुआ या कुछ विकन हुआ तो रेक्टम कैन डिसेंड। सो रेक्टल प्रोलेप्स को बोलते हैं रेक्टोसिल। सो 3 टाइप के प्रोलेप्स हुए, यूट्राइन प्रोलेप्स, ब्लेडर खिसकी तो बोलेंगे उसको सिस्टोसिल, और रेक्टम खिसका तो उसको बोलेंगे रेक्टोसिल। सो अगर ओनली यूट्राइन प्रोलेप्स है तो पेशेंट को ड्रैगिंग पेन होगा, बैकएक होगा और डिस्पारोनिया होगा। बट इफ एसोसिएटेड विथ सिस्टोसिल, जैसे जैसे यूट्राइन प्रोलेप्स की डिग्री बढ़ती है ऐसे ऐसे सिस्टोसिल और रेक्टोसिल आर कॉमनली सेम। तो सिस्टोसिल यानी ब्लेडर का खिसकना, तो अगर वो हुआ है तो पेशेंट हैव यूरिनरी प्रॉब्लम, डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन, incomplete evacuation, so desire to pass urine more, increased urgency and frequency, and painful micturition due to infection. Because bladder नीचे खिसक गई है तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के चांसेस विल बी मोर। पेशेंट को बारी बारी यूरिन पास करने जाना पड़ेगा, इंक्रीज्ड अर्जेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी। सो सिस्टोसिल होगा तो ये सिम्टम्स होगी, रेक्टोसिल होगा तो डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल, और सब ऐसा प्रोलेप्स होता है तो पेशेंट हैव वाइट और ब्लड स्टेन्ड वजाइनल डिस्चार्ज। सो दिस कंप्लीट्स द प्रोलेप्स। अभी उसका मैनेजमेंट आएगा। एवरीबडी, आई हैड, इट्स अ वेरी वाइड टॉपिक इन फैक्ट, बट आई हैड ट्राई टू कवर कि अगर आपके पास पेशेंट आता है तो आप उसको कैसे डायग्नोस करोगे और कब लेवल तक आप ट्रीट करोगे। तो यहाँ तक सबको समझ में आया? देन आई मूव टू द मैनेजमेंट पार्ट। हाँ बोलिए। बिकॉज मैंने बोला ना सिस्टोसिल होगा तो ब्लेडर है ना वो अपनी जगह से खिसक गई होगी,
तो कैसा होगा पता है, ब्लेडर भी साथ में नीचे आएगी। सपोज नॉर्मल के, हाँ नीचे आने से पूरा नीचे आ गया। ये यूट्रस है और ये रेक्टम है, यहाँ पे कुछ कंप्रेशन नहीं है, पर क्या हुआ, नॉर्मली ऐसा होता है ना, तो यूट्रस अपनी जगह से नीचे खिसका, ब्लेडर भी उसके साथ नीचे खिसकी, तो सबका जो सपोर्टिव मैकेनिज्म है वो चला गया है। तो सिस्टोसिल यानी आप जब लोकल एग्जामिन पेशेंट को करोगे तो नॉर्मली आपको ब्लेडर नहीं दिखती है, बट सिस्टोसिल में पूरी ब्लेडर आपको दिखेगी, ऐसा बलून जैसा फूला हुआ एंटीरियर पार्ट में दिखेगा। और रेक्टोसिल होगा ना तो वजाइना में ऐसा बलून जैसा फूलेगा, बिकॉज रेक्टम जो है वो वजाइना में कभी नहीं दिखता है। बट इन केस ऑफ रेक्टोसिल आप कभी एग्जामिन करते हो तो आपको पता चलता है, बिकॉज दे ऑल पुल इनटू द वजाइना, वो अपनी जगह से खिसक गए हैं, सो दे ऑलवेज लीड्स टू द प्रॉब्लम। सो माइनर है वहाँ तक हम करेक्ट नहीं करते हैं, मेजर है देन सर्जरी इज रिक्वायर्ड। तो माइनर में हम आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर के लेवल पे, दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस। ओके, मैनेजमेंट एडिक्वेट, पहले तो प्रिवेंट करना है। पहले सपोज मैंने अपना MS गायनिक 2005 में 5 में पास किया, 5 में पास नहीं स्टार्ट किया, 2008 में कंप्लीट किया। तो सपोज व्हेन आई वाज रेसिडेंट आई हैड ट्रीट सो मैनी प्रोलेप्स केसेस, बहुत हिस्टेरेक्टोमी किया, बहुत सर्जरीज किया था, बट सच में बोलूँ तो अभी 2-3 सालों से आई हैड नॉट डन सिंगल सर्जरी ऑफ प्रोलेप्स। तो दैट मीन्स कि पहले बहुत होम डिलीवरीज का रेट बहुत था, लोग कहीं पे भी डिलीवरीज करा लेते थे। सो प्रोलेप्स आर वेरी वेरी कॉमन इन बिफोर 10 years। अभी ड्यू टू एजुकेशन एंड अवेयरनेस मोस्ट ऑफ द डिलीवरीज आर हॉस्पिटल डिलीवरीज। तो अभी मुझे ओपीडी में इतने पेशेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं प्रोलेप्स के, बहुत जो एजेड है उसी में देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स द फॉल्ट इज एट अ डिलीवरी टाइम पे है। सो एडिक्वेट एंटीनेटल एंड इंट्रानेटल केयर इज मस्ट टू अवॉइड इंजरी टू द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। एडिक्वेट postnatal care, that is pelvic floor exercise that I am going to teach you later on. Avoid strenuous activities if आपको लगता है कि हाँ प्रोलेप्स होना स्टार्ट हुआ है, वो तो पता चल ही जाएगा, कोई भी नॉर्मल चीज से वहां पे खिसका है तो पेशेंट विल रिकॉग्नाइज। तो देन अवॉइड द एग्रावेटिंग फैक्टर्स, लाइक क्रोनिक कफ है तो उसको ट्रीट करो, कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन नहीं रहने दो। अवॉइड हैवी वेट लिफ्टिंग एंड अवॉइड फ्यूचर प्रेगनेंसी, बिकॉज जैसे जैसे प्रेगनेंसी रुकेगी वैसे वैसे मसल स्ट्रेच होंगे, वैसे वैसे इंजरी बढ़ेगी, वो विल इंक्रीज द डिग्री ऑफ प्रोलेप्स। तो अगर माइल्ड यानी ग्रेड 1 और 2 तक पेशेंट अपने आप को बचा सकता है सर्जरी से, इफ दे फॉलो प्रॉपर गाइडेंस ऑफ यू। सो ऐसे केसेस में पहले तो आप पहले प्रिवेंटेटिव मेजर एक्सप्लेन करो कि अवॉइड दिस स्ट्रेनियस एक्टिविटीज, कफ एंड एवरीथिंग यू शुड अवॉइड। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एडवाइस टू डू द एक्सरसाइज। तो उसको बोलो कि उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाना है, ओनली बिना पैसे का एक्सरसाइज है और इतना टाइम भी नहीं लेगा आपका। तो अगर आपको प्रॉब्लम है और इफ यू डू इट अ प्रॉपर मैनर, इट विल प्रिवेंट मोर प्रोलेप्स एंड ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द डिग्री। तो उसको जो एक्सरसाइज है उसको बोलेंगे कीजेल एक्सरसाइज और पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। व्हाट इज दैट? पहले ये एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि पेशेंट को क्या समझाना है।
Tighten pelvic floor muscle and count for 3 to 4 seconds. Relax the muscle and count for 3 to 5 seconds. Repeat 10 times, 3 times a day. अभी ऐसा आप पेशेंट को बोलोगे तो वो तो नहीं समझेगा. तो what you will do? पेशेंट को समझाने का कि आप कहीं पे भी बाजार में गए हुए होते हो और आपको यूरिन या स्टूल लगता है पर वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है वॉशरूम की, तो आप कैसे गहरी सांस लेके अपना यूरिन और टॉयलेट रुकते हो, ऐसे ही आपको लंबी गहरी बैठने का एक जगह लंबी गहरी सांस लेने की, 3 to 5 सेकंड होल्ड करने का और छोड़ देने का, ऐसा 10 बार करने का. इट हार्डली टेक्स 7 to 8 minutes टू डू दिस. सुबह, शाम और रात को. अगर वो 3 से 4 महीना रेगुलर करेगा तो आपकी सर्जरी प्रिवेंट हो सकती है, और लॉन्ग टर्म आप इसको शुरू रखते हो तो हो सकता है कि आपको सर्जरी इन फ्यूचर करानी ही नहीं पड़े, बिकॉज इट्स अ वेरी वेल एक्सेप्टेड एक्सरसाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो इट इज कॉल्ड कीजेल एक्सरसाइज. आपको यूरिन या स्टूल जाना हो, आप ऐसा अज्यूम करिए, उसको रोकने का, 3 से 5 सेकंड होल्ड करने का और छोड़ देने का. सो इट विल टाइटन योर मसल, pelvic floor muscles. So it help in progression of prolapse. और सेकंड आता है पैसरी ट्रीटमेंट, बट nowadays that treatment is not very much used because chances of infection are more. पैसरी is like a ring, सिलिकॉन रिंग आती है, उसको जहाँ पे भी प्रोलेप्स हुआ है तो नीचे ऐसे फिट कर देते हैं वजाइना में से, तो उसकी वजह से जो प्रोलेप्स है वो बाहर नहीं आता है. तो आइडियली वो बहुत एजेड लोगों में, जहाँ पे जिसको सर्जरी कर ही नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं, और सर्जरी में तो हिस्टेरेक्टोमी आएगा. सो this is the main treatment, Kegel exercise. Tighten pelvic floor muscle, hold tightly, count for 3 to 4 seconds. Clear? समझ में आया Kegel exercise? So अभी ये प्रोलेप्स इतना ही है, तो डाउट है तो पूछ लीजिए, और फिर से हम ज्वाइन करते हैं तो उसमें मैं कॉन्ट्रासेप्शन ले लेती हूँ. उसका मेरे पास स्लाइड प्रेजेंटेशन नहीं है, मैं ऐसे सिंपल गाइड करती हूँ, फिर नहीं समझ में आता है तो मुझे बोलना. ठीक है? प्रोलेप्स में किसी को कुछ समझना है, किसी को पूछना है? हाँ. नहीं 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 नहीं, यूट्रस से सैक्रम को नहीं जोड़ता है, पर उसका नाम है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट. यूट्रस और रेक्टम के बीच का लिगामेंट है, ऐसा लिगामेंट है. ये यूट्रस है, तो यूट्रस के पीछे का पोर्शन है, तो ये मेन लिगामेंट है, और ऐसे वी शेप में होता है दोनों साइड, और उसका जो इंसर्शन है वो पीओडी में जाता है, तो ऐसे एक स्ट्रेंथ देता है यूट्रस को. तो ये मेन लिगामेंट है, दिस इज यूट्रोसैक्रल लिगामेंट. तो एंडोमेट्रियोसिस में मैंने बोला ना, यहाँ पे यू विल सी द एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट, आपको यहाँ पे बहुत देखने को मिलते हैं, लाइक दिस. तो उसको फलग्रेट कर देते हैं. यूट्रोसैक्रल लिगामेंट ऐसा होता है. क्लियर?
तो अभी मैं बिकॉज 2 मिनट में अभी हो ही जाएगा बंद, तो मैं एंड करती हूँ, फिर से लॉगिन करो तो फिर कॉन्ट्रासेप्शन ले लेती हूँ थोड़ा, ठीक है।